बहुत बड़ा खतरा इस देश के लोकतंत्र और संविधान पर आ चुका है। आरक्षण है कहां, कितना है? सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा दो ही जगह आरक्षण है और दोनों बची नहीं है, तो फिर आपका आरक्षण है कहां? मंडल कमीशन की वो सिफारिश क्यों नहीं लागू होनी चाहिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? पूछते हैं राम हनुमत बता दीजिए, किसने चढ़ावा चुराया बता दीजिए। और नारा यही लगाते थे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो अब किसके काम का हुआ? बीजेपी और आरएसएस ने जो नया भारत बनाया है उनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, उनकी आस्था आहत नहीं होती। इसका मतलब यह कि ये पूरे मानसिक ईवीएम ही हैक नहीं हुई है, कुछ लोगों का दिमाग भी हैक कर लिया। बहुत जरूरी विषय पर यह संगोष्ठी आयोजित की है और इस बात के लिए भी इस मंच और इससे जुड़े हुए लोगों को बधाई देना चाहिए कि लगातार दिल्ली में सामाजिक न्याय, संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र, इन विषयों पर गोष्ठी सम्मेलन करते हुए लोगों को जागरूक करते हैं। कई बार ये लगता है कि एक ही विषय पर बार बार क्यों बोला जाए या क्या बोला जाए। मुझे लगता है कि लड़ाई जब लंबी हो तो हर बार अपनी लड़ाई की बात को कहना जरूरी हो जाता है। और जिस वक्त सुनने वाले, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो सुनेंगे, वो आपकी आवाज को नजरअंदाज करें, तो फिर अपनी आवाज को और बुलंद करना होता है। इसी मंच से कई बार जातिवार जनगणना को लेकर बात हुई, कई बार आरक्षण को लेकर बात हुई और आज भी एक विषय है निजी क्षेत्र में सरकारी धन से पोषित सभी निजी क्षेत्र। और इस विषय को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर बात करते हुए मंडल कमीशन का रेफरेंस जरूर लेना चाहिए। मंडल कमीशन अपनी सिफारिश में यह बात साफ कहता है कि अगर सरकार से किसी ने 1 रुपए का भी मदद ली किसी भी रूप में, तो वो निजी संस्थान नहीं रहा। अगर जमीन पे कोई छूट ली हो, बिजली पानी के नाम पर छूट ली हो, किसी भी तरह से आपने सरकार से फायदा लिया, तो आप निजी कैसे रह गए? और निजी जैसा कुछ इस तरह होता नहीं। इसलिए ये बहुत वैधानिक, बहुत जरूरी मांग है और इसका पुरजोर समर्थन करना चाहिए। और निजी क्षेत्र में जो शैक्षणिक संस्थान है, इसमें तो सबसे पहले ये मांग होनी चाहिए, हर निजी क्षेत्र में आरक्षण हो। ये मांग इसलिए भी जरूरी है कि आरक्षण बचा ही कितना है जहां मिल रहा है। 3% से ज्यादा सरकारी नौकरियां नहीं बची हैं, कई आंकड़े तो उसे और घटाकर 1-1.5%, 2% कहते हैं। 90% से ज्यादा असंगठित क्षेत्र है जहां कोई आरक्षण नहीं होता, और बाकी प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां जिसमें कोई आरक्षण नहीं। लेकिन आप कल्पना करिए कि जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हो और उसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए, तो तुरंत सोशल मीडिया पर नए पेज बन जाते हैं, आरक्षण हटाओ आंदोलन। कोई ये ना पूछे कि आरक्षण है कहां, कितना है। हम लोग जब उसे बचाने की बात करते हैं तो वो तो हम सैद्धांतिक रूप से उसे बचाने की बात करते हैं कि संविधान ने दिया, अगर यह भी छिन गया तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ईडब्ल्यूएस लागू हुआ उस दिन बहुत कुछ खत्म हो भी गया। सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा दो ही जगह आरक्षण है और दोनों बची नहीं है, तो फिर आपका आरक्षण है कहां? लेकिन फिर भी आरक्षण खत्म करने के लिए रोज बहस होती है। इसलिए आरक्षण समर्थकों को इस तरह के विषयों की गंभीरता को समझते हुए अपनी मांग के दायरे को बढ़ाना चाहिए। अभी विल्सन साहब बोल रहे थे, सुधांशु जी ने भी उसके टेक्निकल पॉइंट्स को आपके बीच में रखा। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले, जब 3 बनाम 2 से ईडब्ल्यूएस को पास किया गया कि सही है, उसमें टिप्पणी है उन जजों की जिन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की थी कि आपने एससी एसटी ओबीसी को इसमें शामिल क्यों नहीं किया? गरीब उसमें नहीं होते क्या? यानी गरीबों की एक जाति बना दी। फिर उसके बाद ये टिप्पणी है कि आरक्षण अगर 10% है, टेक्निकली दिखता है कि 50 में से 10 घटाकर 40 हुआ है, लेकिन दरअसल वो 50 में 10 जोड़ के 60 हुआ।
अगर आप बारीकी से देखें तो फिर मंडल कमीशन की वो सिफारिश क्यों नहीं लागू होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो बचा है वो सबको लागू करो। तो ये बड़ा बुनियादी सी बात है। दिल्ली के इस शानदार परिसर से निकलकर गांव गांव तक पहुंचे, इसमें हम लोगों की भूमिका और इन यूट्यूब चैनल के तमाम हम लोगों की भूमिका होनी चाहिए।